गुड मॉर्निंग बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली को करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक नंबर में हमसे सवाल पूछ लेता है कि स्टेट करो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसमें आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, जो इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी है। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका कोई प्रूफ है। देखो ये प्रमेय क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्याएं, मैंने यहाँ लिख रखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को। सबसे पहले ये पता होनी चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती है। देखो हमारे पास दो तरीके की संख्याएं होती है, एक होती है भाज्य और एक क्या होती है, अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो होती है जो दूसरों के पाड़े पे जाती है। जैसे मैंने लिखा 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 3, क्योंकि ये 5 के पाड़े पे भी जाता है और 3 के पाड़े पे भी जाता है। ठीक है, लेकिन अब भाज्य संख्याएं क्या होती है, वो किसी की गुना नहीं लिख सकते हम उसको, मतलब वो खुद के पाड़े पे ही जाएगी। जैसे मैं 3 है, 3 को क्या लिख सकती हूँ, 1 गुना 3, तो ये क्या है, 3 के पाड़े में जाती है और किस पे जाती है, 1 पे। ठीक है, 7 लिख दिया तो 7 गुना 1, 5 लिख दिया तो 5 गुना 1, 11 लिख दिया तो 11 गुना 1। ये वो संख्याएं हैं जो खुद के पाड़े पे जाती है और 1 पे तो सारी संख्याएं जाती है। ठीक है, लेकिन आप भाज्य संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, इन खुद के अलावा आप और भी उसके फैक्टर बना सकते हैं। जैसे ये 5 पे जाएगी, 3 पे जाएगी और 1 पे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यही बात जो मैंने दोहराई, यही बात क्या कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। लेकिन उसके बाद क्या कहता है बच्चों, ये पढ़ो, यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, कि आप इसका क्रम उलट पुलट लिख सकते हो। जैसे मैं इसी 15 को 1 गुना 3 गुना 5 लिख सकती हूँ, लेकिन लिखेंगे आप क्या, यही। इसके अलावा आप कोई और प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं बना सकते हो, ऐसे अभाज्य गुणनखंड नहीं बना सकते हो 15 के, कि आप इस 15 को कुछ और लिख पाओ, किसी की गुना नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये जो आप अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में उसको लिखते हो तो वो क्या होती है, अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब यूनिक होती है, इसके जैसा आप कोई और नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमें क्या सिखाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं की गुना के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और यह जो गुणनफल होता है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी, उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, और यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, टीवी बंद करते बेटे। अब आगे देखो बच्चों, क्या पढ़ेंगे आपका, HCF। अब क्या पढ़ेंगे, HCF। HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF। HCF एलसीएम वैसे आप सीख चुके हो। HCF आपका दो तरीके से करते थे, एक तो भाग विधि से, है ना, और दूसरा क्या करते थे, ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल के उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते थे। जैसे मान लो एक 36 है और एक 72 है ना। 36 किसके पाड़े पे जाता है, 2 के पाड़े में, फिर 2 के पाड़े में 9 पे, फिर 3 के पाड़े में, फिर ये 3 के पाड़े में 1 पे, फिर इसका करो 2 के पाड़े में 36, फिर 2 के पाड़े में 18, फिर 2 पे 9, फिर 3 पे, फिर 3 पे। ठीक है, हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब यहाँ पे HCF क्या आता था, तब तो मैम सिखाते थे कि जो कॉमन है वो चीज लिख दो, है ना, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो लिख लो। लेकिन अभाज्य HCF निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, या दूसरा मेथड क्या होता है, जो भी अभाज्य गुणनखंड बने अपनी, अभाज्य गुणनखंड देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 यही आए ना। ठीक है, तो इनकी सबसे जो छोटी घात होगी उनका गुणनफल क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जो इन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होगी वो क्या कहलाएगा, HCF। देखो इनका जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो 2 भी है और 3 भी है, लेकिन 2 की छोटी घात क्या है बच्चों, यहाँ पे 2, और 3 की छोटी घात क्या है, यहाँ पे 2।
तो इन दोनों की जो गुना आएगी यानी 4 गुना ये क्या आया 9, तो ये कितना आ गया 36। तो इसका जो HCF है वो क्या बनेगा 36 बनेगा। 36 और 72 का HCF क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, ये जो दो अपनों ने अभाज्य गुणनखंड किए इनमें सबसे बड़ी घात होगी, जो भी इनके संबंधित अभाज्य गुणनखंड हुए उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या, उनकी गुना क्या कहलाएगी एलसीएम। यानी जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास दो ही चीजें हैं। देखो बच्चों, एक तो 2 है और एक है 3 है, जो दोनों में है, और वैसे भी 2 ही 3 है। इसके अलावा अगर मान लो कोई और संख्या होती तो वो भी लिखी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 2 और 3, लेकिन इनकी बड़ी घात लिखनी है। बड़ी कैसी, इसकी बड़ी घात कितनी है 3 और इसकी बड़ी घात कितनी है 2, तो ये बनेगा। अब देखो 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 3 की घात 2 कितनी होती है 9, तो एलसीएम कितना आएगा 72। एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। अब चलो एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। देखो सबसे पहला क्या सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुना के रूप में व्यक्त करना है। यानी आपको इसको गुना लिखना है, किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की। कैसे लिखेंगे, जैसे पहले का पहला भाग देखो 140 है। 140 के आप पहले रफ में प्राइम फैक्टर करके देखो। जैसे ये 2 के पाड़े में जाता है 70 पे, ये 2 के पाड़े में जाएगा 35 पे, फिर 5 के पाड़े में 7 और 7 के पाड़े में 1। तो हम 140 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इस तरीके से करना है। जैसे दूसरा पार्ट है, इसमें हमें क्या दे रखा है 156। 156 को देखो आपका करते हैं। सबसे पहले 2 के पाड़े में करो, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 के पाड़े में किया, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 पे किया, अब 13 पे गया और 13 पे ही जाएगा इसके बाद। ठीक है, यानी हम 156 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे इसी तरीके से। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या कहता है। दूसरे भाग में हमें कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम की क्या आती है गुना। इस रिजल्ट को याद भी रखना, एक एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कब जब हमें क्या देते थे, कभी एचसीएफ दे देगा, कभी एलसीएम दे देगा, दोनों संख्याओं में से एक चीज दे देगा तो संख्या भी मांग सकता है। कई बार क्या करता है दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम मांग लेगा। तो इस रिजल्ट को आपने याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, देखो इसका पहला भाग है हमारे पास है 26 और क्या दे रखा है 91। हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करके देखो। जैसे 26 2 के पाड़े में जाता है 13 पे और 13 के पाड़े में जाएगा 1 पे, ये जाएगा 7 के पाड़े में 7 एकम 7 7 21, फिर 13 के पाड़े में जाएगा 1। तो आपने 26 को क्या लिखना है 2 गुना 13, 2 की घात भी 1 है और 13 की घात भी क्या है 1 है। 91 को क्या लिखना है 7 की घात 1 और 13 की घात 1। अब इसके बाद लिखोगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ क्या है बच्चों यहाँ पे 13 और 13 की छोटी घात क्या है 1, यानी ये क्या आ जाएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 ही आ गया। अब करते हो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने भी संबंधित अभाज्य गुणनखंड है, जैसे इसमें 2 है 7 है और क्या आएगा 13, 2 भी लिखना है 7 भी लिखना है और क्या लिखना है 13। तो इन दोनों तीनों की गुना क्या आ जाएगी, एलसीएम बन जाएगा। जैसे ये आई 14 और 14 को 13 से करते हैं आप, तो 182 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या करना है, जांच करनी है। जांच क्या है बच्चों, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखोगे, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो क्या है 26 और दूसरी क्या है 91। तो लिख दो 26 गुना 91 और एचसीएफ कितना है बच्चों यहाँ पे 13 और एलसीएम कितना है 182। अब इनकी गुना करो, इनकी गुना क्या आती है
देखो अब इनकी गुना करो, 13 और 182 की गुना कितनी आती है? 2366। इनकी गुना कितनी आई? 2366। और इनकी 26 और 91 की गुना भी कितनी आई? 2366। ठीक है, 2366। तो ये दोनों देखो समान आ गई। तो यही इसकी जांच है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? हमेशा HCF गुना LCM की। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ठीक है, अब तीसरा भाग देखो। तीसरा सवाल क्या कहता? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी ये जो प्राइम फैक्टर आप कर रही हैं, इससे हमें क्या निकालना है? HCF और क्या निकालना है? LCM। देखो कैसे करेंगे। पहला भाग क्या कहता है? एक तो दे रखा है 12, एक 15 और क्या दे रखा है हमें? 21। देखो 12 के प्राइम फैक्टर करके देखो, 2 के पाड़े में 2 छिके 12, 2 3 3 एकम। फिर 15 के करके देखो, ये जाएगा 3 के पाड़े में 5 और 5 के पाड़े में 1। फिर 21 के करके देखो, 3 के पाड़े में 7 और 7 के पाड़े में 1। फिर लिखेंगे 12। 12 के देखो प्राइम फैक्टर कितने बन गए? 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 15 के हो गए 3 की घात 1, 5 की घात 1। 21 के कितने हो गए? 3 गुना 7। अब निकालो LCM और HCF। देखो HCF क्या है? जो तीनों में साझा है। तीनों में साझा कौन है? 3 और उसकी सबसे छोटी घात। तो 3 की छोटी घात क्या है? 1। तो 3 इसका क्या आ जाएगा? HCF। फिर निकालो LCM। LCM में देखो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। एक तो 2 लिखेंगे, एक 3 लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे? 7। सभी लिखने पड़ेंगे। 2 भी लिखना पड़ेगा और 3 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा और 7 भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो घात लेनी है वो क्या लेनी है? बड़ी। 2 की घात कितनी बड़ी है? 2। 3 की घात कितनी बड़ी है? 1। 5 की भी 1 है और 7 की भी क्या? 1 है। यानी ये आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसकी गुना करते हैं। 5 चौके कितना आ जाएगा? 20 और 7 दिए 21। तो इसकी गुना कितनी आ रही है? 420। तो इसका LCM कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, इसी तरीके से आपने खुद नहीं करना है इसके बाकी 2 पार्ट्स। इसमें आपको LCM और क्या निकालना है? HCF। ठीक है, इससे अगला सवाल देखो बच्चों। चौथा सवाल क्या कहता है? HCF 306 और 657 का HCF मुझे कितना दे रखा है? 9। यानी 2 संख्याएं हैं मेरे पास। एक तो 306 है और दूसरी क्या दे रखी है? 657। अब मुझे क्या कहता है? LCM निकाल के दिखाओ इन्हीं दोनों नंबर का। देखो अपने पास क्या दे रखा है? HCF किसका? 306 और 657 का। वो कितना दे रखा है? 9। तो अभी अभी मैंने एक रिजल्ट आप लोगों को याद कराया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों? HCF गुना क्या होता है? LCM। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी है वो लिख लो। एक तो 306 है और एक है 657, वो लिख दिया। अब HCF कितना है यहाँ पे? 9। और LCM नहीं पता तो आपने LCM का LCM लिख लिया। अब अगली बार में क्या करते हैं? ये जो 9 गुना में है वो इधर लाके क्या कर लो? भाग में लेके आओ। ये 9 कहाँ लेके आए आप? भाग में। इस 9 से अब आप काट के देखो, ये 9 पे काटते हैं तो 7 9 63। तो कितना रह जाएगा अपना? 27। 9 3 27। अब इन दोनों की क्या कर लेते हैं? गुना। LCM कितना आ जाएगा? 306 और 73 की क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21। तो ये आया 8 3 3 2 2। ये आया 22,338। ठीक है, ये LCM आ जाएगा। इस रिजल्ट को याद रखना। एक नंबर में ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? हमेशा उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो बच्चों क्या कहता? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करो किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, देखो कहता कि अगर आप 6 की पावर n को खोलते हैं तो हमारा लास्ट अक्षर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? वैसे तो नहीं है, लेकिन अपने को इस बात को प्रूव करके दिखाना है, जांच करके दिखानी है कि ये अंतिम अक्षर क्या आएगा? 0। चलो मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि माना 6 की घात n, माना 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त होती है।
होती है। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, देखो अगर 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है तो देखो कोई भी अक्षर लिखते हैं या कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 20, 50, 60, या लास्ट का अक्षर अगर मेरा 0 है, ठीक है, अगर लास्ट का अक्षर 0 है तो वो 5 से भाग जाता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, कि अगर 6 की घात n 0 पर समाप्त होता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो 6 की घात n 5 संख्या 5 से क्या लिख देना, संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित होती है। ठीक है, परंतु अगर हम 6 की घात n को लिखते हैं तो वो 2 गुना 3 और घात क्या बनेगी n। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 और 3। अगर मैं खोलूं तो 2 की n आएगा और 3 की n आएगा। तो यहाँ तो 5 आया ही नहीं, 5 नहीं है ना, 5 तो इसको भाग करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन परंतु इसका मतलब इसलिए 2 की घात n और 3 की घात n 5 से विभाजित नहीं होती, 5 से विभाजित नहीं होती, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है, अर्थात 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, छठा प्रश्न देखो। छठे प्रश्न में क्या कहता, 7, 11, 13 प्लस 13। एक तो ये हमें क्या दिखानी है, भाज्य संख्या दिखानी है, और इसको भी भाज्य दिखाना है। देखो क्या कहता, 7 गुना 11 गुना 13 जमा क्या आया 13। ठीक है, देखो इसको भाज्य संख्या कौन सी थी, जिनको आप भाज्य संख्याओं की गुणाम के रूप में लिख सकते हैं, है ना। कैसे, देखो अगर आपका 13 इनमें साझा है, 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, 7 गुना 11 प्लस का निशान, और यहाँ क्या रह जाएगा 1, 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 1। ये 13 हो गया, ये 77 जमा क्या हो गया 1, यानी 13 गुना ये क्या हो जाएगा 78। आप 78 के प्राइम फैक्टर कर सकते हो, यहाँ रफ में करके देखो 78 किस पे पाड़े में जाता है, 2 के पाड़े में करते हैं तो 2 3 6, 2 नीम 18, फिर 3 के पाड़े में 13, फिर 13 के पाड़े में 1, तो हम 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितनी अभाज्य संख्याओं की गुना आ गई, 4 आ गई। 4 की गुना तो होती भाज्य संख्याएं है। ठीक है, लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में व्यक्त है, क्योंकि यह संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। ठीक है, यह लिखी गई है। ओके, अब अगला देखो इसी का सेम, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का निशान लगा के क्या लिख दिया 5। अब यहाँ पे भी 5 साझा होगा, दोनों में बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा 7 6 4 3 2 1 और जमा क्या रह जाएगा 1। ठीक है, ये 5 आ जाएगी और इसकी गुना करते हैं आप, तो ये कितना देता है 7 6 42, इनकी गुना आ रही है 1008 और प्लस में क्या आ रहा है 1, तो ये आ गया 5 गुना 1009। देखो बच्चों 1009 क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है, तो ये भी यहाँ पे क्लियरली है कि यह एक क्या बनी, और 5 एक अभाज्य है, तो ये 2 की गुना आ रही है, यानी ये, और साथ में गुना में 1 भी लिख सकते हो। तो हमने भाज्य संख्याएं होती है ना, जिनको आप 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि
संख्या को, यह संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पढ़ो 7वां प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, जैसे खेल का मैदान बनाया है और ये राउंड राउंड अपने को क्या है, इसके अंदर घूमना है। यहाँ दौड़ लगा रहा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितनी मिनट लगती है, 18 मिनट। और जबकि एक चक्कर इसी का रवि को काटने में कितनी लगती है, 12 मिनट। ठीक है, तो मान लो दोनों एक स्थान पर और एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताओ कितने समय में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिखते हैं आप कि एक चक्कर को सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, लिखेंगे कितना, 18 मिनट। ठीक है, फिर दूसरा कौन है, रवि एक चक्कर पूरा करता है, ये कितने मिनट में करता है, 12 मिनट में। ठीक है, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, लिखेंगे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का, इतने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालो 18 और 12 का। ये 2 के पाड़े में जाता है बच्चों, इकट्ठे वाला एलसीएम निकालो चाहे। 2 के पाड़े में कितने पे जाएगा, 9 पे, और ये कितने पे जाएगा, 6 पे। फिर 2 के पाड़े में करते हैं, ये 3 पे जाता है। फिर 3 के पाड़े में करता है, ये 3 पे और 1 पे। फिर 3 के पाड़े में 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 तीय 36, तो 36 मिनट। इसका मतलब दोनों क्या लिखेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें।